नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 22 जनवरी 2024 एंड यस, आज के सेशन में हम लोग 22 जनवरी एंड 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को प्रॉपरली यहाँ पर आप सबके सामने डिस्कस करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने तो ये सुन ही लिया होगा दैट यस, ऑलमोस्ट एवरी 1 out of 2 all the APS and ACS officers whosoever has been recently been selected is from Bhadra IAS Academy. So yes, it's a very big achievement for a huge for a milestone coaching institute like this. So yes, and I hope that next year मैं आप सबको, जी हाँ, मैं आप सबको बोल रहा हूँ दैट आप सबका भी नाम यहीं पर आना चाहिए, right? So please give your best so that you could achieve this feat. Yes, so let's move on to very first news. यहाँ पे असम ट्रिब्यून से हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत जुज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द ट्रेडिशनल बफेलो फाइट, जो क्या रीस्टेट किया जा रहा है 9 साल बाद। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए दैट कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था जलीकट्टू को। जलीकट्टू एक बुल फाइट है जो क्या तमिलनाडु में होता था, राइट? अब उसी आधार पर असम में भी एक ट्रेडिशनल बुल फाइट होता था जिसका नाम था बोजूज। बोजूज मतलब हो गया आपका जाके ये बफेलो, एंड जूज मतलब लड़ाई, राइट? बफेलो का लड़ाई, राइट ना? अगर इसके बारे में थोड़ा पास्ट को डिस्कस करें, क्योंकि मुझे लगता है दैट देखो 9 साल बाद फिर से ये लीगली चालू हो रहा है, तो यस, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव में, राइट? इसके बारे में अगर थोड़ा हिस्ट्री को हम लोग फोकस करें तो यस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 30th अहोम किंग, जिनका नाम था स्वर्गदेव रुद्र सिंघा। नेरली 200 ईयर्स अगो पहले इनको ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो क्या एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो माघ बिहू के दौरान आघातगुड़ी में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? नाउ ये जो बफेलो फाइट टूर्नामेंट है, इसको ट्रेडिशनली 1972 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और यस, ये माघ बिहू का ही एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ माघ बिहू, राइट? नाउ आघातगुड़ी कहा है? यस, दिस इज दैट रीजन जहां पे ऑफ कोर्स ये मैप तो आप समझ ही पा रहे होंगे। दिस मैप इज ऑफ यस असम, जो कि रफली टी शेप का है। कैन यू सी दिस? राइट, असम इज रफली ऑफ टी शेप, राइट? एनीवेज, नाउ अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था कुछ साल पहले, तो वो किस कानून के अंदर लगाया था? वो था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि हमारे देश में बना हुआ है, और इस एक्ट के तहत हम लोग मेक श्योर करते हैं दैट प्रिवेंट किया जाए कोई भी अननेसेसरी पेन या फिर सफरिंग, कोई भी अगर एनिमल उसको फेस कर रही है तो, राइट? नाउ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा 2014 को ये केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया गया था यूज ऑफ बुल्स या फिर बुलॉक्स इन एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में बुल्स या फिर बुलॉक्स का एकदम आपको बिल्कुल बैन किया जाएगा। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, तमिलनाडु में जो ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट खेला जाता था जिसका नाम था जलीकट्टू, जी हाँ, यहां पर भी किया गया था। However, बोला जा रहा है लेटर जलीकट्टू गॉट एग्जम्पशन फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960, क्योंकि तब बहुत ही ज्यादा पूरा तमिलनाडु ही उठ के आ गया था दैट आप हमारे कल्चर को कैसे इन्फेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कानून अपने जगह में होता है, बट कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके तहत इंसान जीता है, राइट? सो उसी के तहत अभी ये ट्रेडिशनल बफेलो फाइट जो है असम में भी रीस्टेट किया गया है, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जूनबिल मेला के बारे में। नाउ ये भी जो लिया गया दोस्तों असम ट्रिब्यून से ही लिया गया, माफ कीजिएगा, राइट? दिस हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम असम ट्रिब्यून, क्योंकि रिसेंटली जूनबिल मेला हैज बीन कंक्लूडेड इन द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो यस, मेला, ये जो जूनबिल मेला है, ये यस माघ बिहू के कुछ दिनों बाद कंडक्ट किया जाता है। कहां पर? असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, राइट? नाउ ये जो है, इसके तहत जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, वो इस मेले को बहुत पहले से बना रही है, सालों साल से बना रही है। कहां पर? जोनबिल लेक में, जोनबिल लेक, उसी से आया ये वर्ड जोनबिल मेला। नो, जोनबिल स्टैंड्स फॉर जोन मतलब मून और बिल मतलब लेक, राइट? और ये जो मेला है इसको सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? मेनली तीवा कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, बट इसमें पार्टिसिपेट्स तीवा कम्युनिटी के तो लोग तो करते ही है, बट साथ ही साथ कार्बी कम्युनिटी के लोग, खासी, जैंतिया कम्युनिटी, और यही नहीं
जो मोरीगांव स्टेट के इंटीरियर्स में और भी जो और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के इंटीरियर्स में भी जो काफ़ी ज़्यादा ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, हर ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे आती है। इनफैक्ट बोला तो ये भी जाता है दैट मेघालय के बॉर्डर स्टेट से भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ आती है जो क्या इस मेले को सेलिब्रेट करने के लिए आती है, जोनबिल मेले को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया। यहाँ पे बात की जा रही है रिसेंटली प्राइमेट मीट 2024 के द्वारा। जी हाँ, प्राइमेट मीट 2024 जो क्या रिसेंटली होलंगपुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हेल्ड किया गया, राइट। तो ये मीट क्यों किया गया था? देखो, ये ऑर्गेनाइज ही इसलिए किया गया था जिससे हमारे देश में जो क्लाइमेट जो प्राइवेट स्पीसीज है ना, माफ कीजिएगा क्लाइमेट नहीं है प्राइवेट है ना, प्राइवेट मतलब बहुत सारे ऐसे बंदरों के स्पीशीज हैं जो कि अभी भी इंडेंजर्ड है, राइट। तो उन इंडेंजर्ड बंदरों के स्पीशीज को बचाने के लिए ही ये किया गया। और यही नहीं, कहा जा रहा है दैट इससे इको टूरिज्म भी प्रमोट होगा रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया जो कि ऑफकोर्स हमारा नॉर्थ ईस्ट है, राइट। और होलंग गिबन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर ये वाइल्ड लाइफ जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस मीट को कंडक्ट किया गया था वो है होलंग गिबन। होलंग गिबन जो है आयुष के रेड डेटा लिस्ट में अगर देख लीजिएगा वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाई करता है। होलंग गिबन की अगर बारे में बात करें तो ये जितने भी सारे एप स्पीशीज है सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट है, जो क्या कहां पर रहता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में हमको देखने को मिलता है। इनकी क्वालिटीज कुछ कुछ है जिसके कारण ये काफी ज्यादा फेमस है। वो क्वालिटी क्या है? ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है, इनकी पर्सनालिटीज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होती है और ये स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। नाउ दे रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द 20 गिबन स्पीशीज जो क्या दुनिया भर में मिलते हैं और उसमें इंडिया में यही एक मिलता है। और इंडिया में भी कहाँ पे मिलता है? यस, इसी रीजन में नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है। सो यस, होलंग गिबन्स की अगर बात करें, इंडिया का एकमात्र एप स्पीशीज यही है। होलंग गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसको अलग नाम से भी जानता है, होलंग गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाता है, होलंगापा गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाता है, जो कि इंडिया का एकमात्र गिबन स्पीशीज दैट इज होलंग गिबन को रहता है। बट साथ ही साथ एक और भी स्पीशीज है जिसका नाम है बंगाल स्लो लॉरिस। याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट स्पीशीज है। नॉक्टर्नल मतलब वो स्पीशीज जो कि रात को जगते हैं, राइट। और यस, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ? असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये अचानक से क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि आपको तो पता ही है आज अयोध्या टेम्पल में जो राम टेम्पल है उसका एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बेसिकली राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। सो यस, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ईच एंड एवरी इंडियन आउट देयर, राइट। बट एट द सेम टाइम हम लोग अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव में इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो यस, हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप इससे एनालाइज कर सकते हो। और वो क्या है? वो है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जी हाँ, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर है जो क्या इमर्ज किया गया था रफली अराउंड 5th सेंचुरी सी के दौरान। और कब? तब जब रूल था लास्ट गुप्ता पीरियड का समय, राइट। नाउ अब देखो, मेन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल कौन है? आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा। एक होता है नगारा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया का है, एक होता है द्रविड़ा स्टाइल जो क्या साउथ इंडिया में किया जाता है, और जो मिडिल इंडिया में है ना, इसका दोनों का फ्यूजन है जिसको हम लोग वेसारा स्टाइल बोलते हैं, है ना। नाउ जहां पे अभी जो राम टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है वो किस एंगल में किया जा रहा है? वो है नगारा स्टाइल में किया जा रहा है, ठीक है। सो नगारा टेम्पल्स आर बिल्ड ऑन रेज्ड प्लेन, मतलब जैसे सोचो ये टेम्पल है, राइट। तो आप देखिएगा सब समय इनका प्लेटफॉर्म जो है ना, जैसे ये देखिए, ये हो गया नगारा स्टाइल, राइट। इसमें प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा ऊंचा रहता है। और अच्छा, आपको पता है बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म सबसे ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म में वो मंदिर बनता है। इसका मतलब पता है? आप बता सकते हो? देखो, इसका मतलब ये है दैट मंदिर में जो भगवान रहते हैं उनका पोजीशन सबसे ऊंचा है। हम लोग का घर का पोजीशन इतना ऊंचा ऊंचा नहीं होता, हम लोग नीचे रहते हैं ना। इसका मतलब क्या? सबसे ऊंचा जो है वो है भगवान, राइट। और इसीलिए अगर आप देख लीजिएगा, यस, इन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में भी अगर देख लीजिएगा ये ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म में बने हुए रहते हैं। और इसका एक रहता है गर्भगृह जिसको हम लोग बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। ये एक वो रीजन रहता है जहां पर जो भी भगवान का मंदिर है उनका आइडल वहीं पर रेस्ट करता है, और कहा जाता है इट इज अ मोस्ट सेक्रेड पार्ट ऑफ द टेम्पल, राइट। जैसे अगर देख रहे हो ये देख रहे हो यहाँ है, ये है गर्भगृह,
राइट, इसको कहता है गर्भगृह। देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड गर्भगृह। अब गर्भगृह क्योंकि वहीं पर आइडल रहता है तो इट इज द मोस्ट सीक्रेट पार्ट ऑफ टेम्पल। और गर्भगृह के ऊपर एक टावर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिखरा। राइट, देखो ये जो देख रहे हो ना ये टावर, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड शिखरा। राइट, है ना। अच्छा, अब इसी को आप द्रविड़ा स्टाइल से भी कंपेयर कर सकते हो। राइट, देखो ये है द्रविड़ा स्टाइल। राइट, आप द्रविड़ा स्टाइल से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। अब देखो ये तो जस्ट एक न्यूज़ में था, वैसे अगर आपको इसका कंपैरिजन है, आशा करता हूँ दैट आप हिस्ट्री बुक्स अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में दी हुई रहती है ना। ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड यू विल श्योरली गेट थ्रू इट। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केरला में आर्टिफिशियल रीफ्स के बारे में ना। जब भी मैं रीफ्स के बारे में बात कर रहा हूँ आपके दिमाग में शायद घुस गया होगा अभी तक, मैं यहाँ पर कोरल रीफ्स के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट, अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया, केरला के जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है ना, जी हाँ, तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में वहां पर कुछ कुछ आर्टिफिशियल रीफ्स डिप्लॉय की गई थी और इसको कमेंस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जिसका एम था टू इनहांस द फिश रिसोर्सेज एंड प्रमोट द सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट। इनफैक्ट अ टोटल ऑफ 6300 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट, देखो क्लियरली लिखा हुआ, इतने सारे रीफ यूनिट हर एक रीजन में डिप्लॉय किए गए थे। और इसका बात यही बोला जा रहा है क्योंकि देखो जहां पर भी कोरल रीफ्स रहती है ना, अच्छा आपको कोरल्स के बारे में पता है, कोरल्स जो है 0.1% ऑफ द एरिया में उनका डोमिनेंस है, बट इतना में होकर भी दे कंटेन अराउंड 25% ऑफ द मरीन स्पीशीज। इसीलिए तो इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस क्यों बोला जाता है। अच्छा, रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो रेन फॉरेस्ट दुनिया का कितना परसेंट लिया हुआ है, 7% लैंड का, बट वहां पे 40% स्पीशीज रहती है। ध्यान दीजिएगा, लैंड वाला मैं बात कर रहा हूं। लैंड में जो रेन फॉरेस्ट होता है ना, उसका टोटल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 7% है, जिसमें जितने सारे लैंड में स्पीशीज है, प्लांट या फिर एनिमल स्पीशीज, उसके रफली अराउंड 40% स्पीशीज वहां पर देखने को मिलता है। तो सोचो 7% एरिया में 40% स्पीशीज लैंड में, बट वहीं पर कोरल रीफ्स पता है कितना है, 0.1% एरिया, 0.1% एरिया में 25% ऑफ द ओशियन मरीन स्पीशीज देखने को मिलती है। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज अ ह्यूज, मतलब अगर आप कंपेयर करो लैंड में आपका जाकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ओशंस में कोरल रीफ्स को, तो कोरल रीफ्स में जो डेंसिटी ऑफ डाइवर्सिटी है ना वो ज्यादा है। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है दैट यहां पर फिशिंग को प्रमोट करना है और हमें पता है जब 0.1% एरिया में 25% ऑफ द मेरीन स्पीशीज रहती है, मतलब मेरीन स्पीशीज क्या है, फिशेस ही है ना। ओशंस में तो फिशेस ही स्पीशीज डोमिनेट करती है। ठीक है, तो इसीलिए जिससे वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा फिशेस आए, वहां पर भी मछुआरों को ज्यादा से ज्यादा वो लोग फिशेस पकड़ सके, इसीलिए जिससे क्या ओवरऑल सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके, इसीलिए वहां के मरीन लैंडस्केप पे कुछ कुछ चेंजेस लाई जा रही है, जहां पे आर्टिफिशियल रीफ्स बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स बनाई जा रही है। और कोरल रीफ्स अगर बनेगा तो यस, कोरल रीफ्स के कारण उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। द इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका एम है दैट यस सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू भी या टेक्निकल सपोर्ट के थ्रू ओवरऑल मरीन कल्चर या फिर जो मरीन से जो फिशेस का कैचिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके। राइट, आर्टिफिशियल रीफ्स की अगर बात करें तो यस, ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स होती है और ये ओशन के फ्लोर में होता है और ये ऐसे बनाया जाता है जिससे ये आराम से नेचुरल रीफ को मिमिक कर सके। और पता है इसके रिलेटेड एक पास्ट में आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था, आई टेल दैट, जस्ट पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राइट, देखो आपको तो पता है ना, ये अगर मैं, ये तो क्लासेस में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, दिस इज ओशन, राइट, दिस इज लैंड। अब ओशंस में मरीन हमको कहाँ पे मिलता है, मरीन सॉरी कोरल्स बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एरिया में मिलता है। और कोरल्स का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ग्रो होने के लिए। राइट, और उसको अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जो केरला कोस्ट में प्रॉपरली प्लेटफॉर्म नहीं बने हुए थे, इसीलिए आर्टिफिशियली वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिससे क्या वो प्लेटफॉर्म नेचुरल प्लेटफॉर्म को मिमिक कर सके और वहाँ पर कोरल्स आ सके। अगर वहाँ पे कोरल आएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर
मछलियाँ भी आएगी, और मछलियाँ अगर आएंगी तो वहाँ के मछुआरों को ज़्यादा ईजी रहेगा। इसीलिए बोला जा रहा है ये जो मैनमेड स्ट्रक्चर्स है ना, इसको कंक्रीट, रॉक, संकन शिप्स, बहुत सारे चीज़ों से बनाया जाता है, और प्राइमरी पर्पसेस होता है आर्टिफिशियल रीफ का, दैट लोकल मरीन इकोसिस्टम को प्रमोट कर सके बायोडाइवर्सिटी को, और साथ ही साथ ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड्स बनाया जा सके फिशेस के लिए, जिससे सस्टेनेबल फिशरीज को प्रमोट किया जा सके, जो क्या कहीं ना कहीं एम भी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। ठीक है, और देखो मैंने जैसे बोला ना, यूपीएससी सीएसई 2022 को एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना, यूपीएससी में आईएएस एग्जाम, राइट। बायोरॉक टेक्नोलॉजी विच इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो उसका आंसर था रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, है ना। तो देखो दिस वाज द आंसर। अच्छा, अभी अगर आपको दिखा होगा ये 2022 में आया था, न्यूज में कब था, ये देखो न्यूज में था 2022 को। देखो द हिंदू का ये कट आउट शॉट है, राइट। इंडिया बिगन्स कोरल रिस्टोरेशन इन गल्फ ऑफ कच्छ, और ये किस यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, बायो रॉक टेक्नोलॉजी या फिर मिनरल एक्रिएशन टेक्नोलॉजी। कैन यू सी दिस, राइट। तो देखो तब अगर क्वेश्चन में आया तो क्या ये फिर से आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, राइट। सो इसीलिए बोलता हूं ना दैट इसके चीज़ों को प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड डोंट वरी, वी आर भद्रा एस अकेडमी इज गोइंग टू गाइड यू द वे यू वांट टू लर्न। दैट इज व्हाई वी आर आल्सो स्टार्टिंग विद आवर न्यू बैचेस। तो अगर आपको बैचेस में हमारे इनरोल करना है और आपको भी वैसा टॉपर बनना है जो कि हमारे लिस्ट में छप सके जिनका नाम, तो यस यू कैन कॉल ऑन टू दिस नंबर फॉर एडमिशन पर्पसेस, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे PIB से जो न्यूज़ लिया गया, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। नाउ ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया है MPLADS का ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे MPLAD जो स्कीम है, ये तो पता ही होगा ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के को जो 5 करोड़ रुपए मिलता है, जिससे क्या लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए काम लगाता है, तो वही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बेसिकली जो उसको सर्विलेंस करने के लिए, दैट वहाँ पर जो फंड दिया जाता है उसका फ्लो क्या है, उसको प्रॉपर ये करने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया, जिसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है दैट इसका एम है टू रिवोल्यूशनाइज हाउ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट engage and manage the developmental project in the various constituencies। इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स है दैट ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंस, एक्सेसिबल और रियल टाइम एक्सेस हर एक एमपीज को। जैसे आप अगर एमपी हो, आपने पैसे तो डाल दिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट आपको हर रोज उस पैसे को ट्रैक कर सके, बट यस इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप प्रॉपरली ट्रैक भी कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आप देख रहे हो, राइट। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स काफी ज्यादा स्विफ्ट होने वाला है। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट अपडेट्स ऑन द स्टेटस और प्रोग्रेस ऑफ द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका स्टेटस क्या है, उसका प्रोग्रेस क्या है, और आप अगर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा अकाउंटेबल हो ये, और इससे फायदा ये होगा ना दैट पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ेगा इससे, राइट। एंड मोबाइल ऐप आल्सो इंक्लूड्स फीचर्स ऑफ बजट मैनेजमेंट, और कैसे ये अलाउ कर सकता है टू मॉनिटर द एक्सपेंडिचर्स बाय द वेरियस एमपीज, जो एमपीज इसके अंदर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। MPLAD स्कीम की अगर बात करें, यस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और इस 5 करोड़ रुपए थे, ये बेसिकली क्या है, सेंटर के द्वारा अगर दिया जाता है तो क्या हम लोग बोलेंगे, इसको सेंटर स्कीम ही बोलेंगे, जिसको तब के 1993 के तब के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। एंड ये स्कीम इनेबल करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, दैट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अगर चाहे तो वो रिकमेंड कर सकता है वर्क जिससे कोई भी ड्यूरेबल या फिर कम्युनिटी एसेट को क्रिएट किया जा सके उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाले एरियाज में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है दैट आपको इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट फंड कैसे रिलीज हो, और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा जो है इस स्कीम के बारे में जो कि हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।